अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम ईद उल फितर की प्रोग्राम पे बैठे हैं और शाह इमाम साहब जो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और उनके घर पे हम क्लिफ्टन बात आइसलैंड में मौजूद हैं। और ईद उल फितर कैसे मनाया जाता है, ईद उल फितर किस तरह ये सरकारी अफसरान मनाते हैं, हम उस साल के इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी तरफ से इन तमाम मेहमानों की जानिब से पूरी कौम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हो। आप सबको अल्लाह ताला ईद उल फितर की इतनी खुशियाँ दे कि आप अपने सारे गम भूल जाएं। तो आज हम अक्सर जो है हम आपको बिजनेसमैन के साथ नज़र आते हैं, पॉलिटिशियन के साथ नज़र आते हैं, लेकिन आज हम उन सरकारी अफसरान के साथ आपके वहाँ मौजूद हैं और क्लिफ्टन में हम देखेंगे कि एक आम आवाम जो ईद उल फितर की खुशियाँ मनाते हैं वो एक अलग स्टाइल होता है, ताजिरों का एक अलग स्टाइल होता है, सरकारी अफसरान का जो स्टाइल होता है वो आज हम देखेंगे और आज हम पूछेंगे, जिसमें कि हमारे साथ जो मेहमान हैं उनकी सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवा दूँ, उसके बाद हम ईद उल फितर के हवाले से इनकी गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे साथ बैठे हैं जनाब शाह इमाम साहब। शाह इमाम साहब जो हैं ये अपनी मतलब कि मेरी ज़ुबान से मैं अगर तारीफ़ करूं तो वो सूरज को जो है चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन साहब ब्यूरोक्रेट हैं, बेहतरीन किस्म के लॉयर हैं और ये बाकी अपना तारुफ खुद भी करेंगे और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ईद उल फितर की खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो खुद बताएंगे। थैंक यू शोएब साहब कि आपने हमें अपने घर पर बुलाया और यहाँ आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब ये हैं जनाब डॉक्टर आफ्ताब आलम इमाम साहब। आफ्ताब इमाम साहब ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के। तो ये शाह इमाम साहब के बड़े भाई हैं। थैंक यू सर कि आपने हमारे दावत पर लब्बैक कहा और यहाँ तशरीफ़ लेकर। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब मिस्टर आदिल रफ़ी सिद्दीकी साहब, ये डायरेक्टर मिलिट्री लैंड्स हैं मुल्तान रेंज के। तो ये तीन मेहमान आज मेरे साथ मौजूद हैं और तीनों मेहमान के साथ मैं कहूँगा आदिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे दावत पर लब्बैक कहा। मेरे भी शाह इमाम साहब की मोहब्बत में आप आ गए सारे, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सबसे को बता सकूँ कि ईद उल फितर की खुशियाँ हर शुबा हाय ज़िंदगी के लोग किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। शाह भाई सबसे पहले तो ईद उल फितर की खुशियाँ आपको मुबारक हो कि ईद उल फितर के अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, क्या 2025 का भी ईद उल फितर में हम मौजूद हैं। कैसे मना रहे हैं ईद उल फितर? आप तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा मसरूफ़ आदमी हैं, आपके मैं व्हाट्सएप देखता रहता हूँ, आपकी मसरूफियात देखता रहता हूँ, तो कैसे आगाज़ होता है और कैसे मनाते हैं? देखिए, सुबह उठ के नमाज की तैयारी होती है और उसमें मैं भाई हम लोग जाके मस्जिद तैयब में नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है। 7:30 बजे वहीं से फिर हम चले जाते हैं कब्रिस्तान, ठीक है। वालिद साहब की कब्र पे वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वहाँ से वापस आते हैं, फिर वालदा के साथ जो है वो नाश्ता करते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर ये है कि दोपहर में जो चचा हैं, हमारे फूफी के बच्चे हैं, मतलब खानदान के लोग जो आते हैं सारे, उनका सबका खाना हमारे घर पे होता है। जो वालिद साहब सबसे बड़े थे पाकिस्तान में, और 3-4 बजे तक वो लोग जाते हैं। फिर शाम में जैसे आदिल हैं और इस तरह के जो दोस्त हैं उन लोगों से मुलाकात होती है। और वैसे तो मुलाकात ज़्यादातर जो है वो दूसरे दिन होती है जो आपस में हम रखते हैं। पहला दिन तो हम फैमिली के लिए रखते हैं और इस दफ़ा तो ये थोड़ी सी तकलीफ दे ईद है कि रमज़ान में इतनी ज़्यादा हमने दहशतगर्दी देखी, इतना नाहक खून बेशक और फितना खराज की वजह बिल्कुल से आप बिल्कुल बहुत परेशानी, बल्कि थ्रेट तो था कि खुदा न खास्ता रमज़ानों में भी कराची में भी कोई वाक़या ना हो जाए। अल्लाह ने अगर आप देखें तो कुछ महीने ऐसे थे जिसमें खून बहाव पे पाबंदी थी। वो बिल्कुल थे बिल्कुल आपस में नहीं लड़ते थे और रमज़ान के महीने में बिल्कुल खून खराबा नहीं होता था। तो ये तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इनका पाकिस्तान से, इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और हम उन तमाम शोहदा और उनकी फैमिली के साथ हैं जो इसमें रमज़ान के महीने में दहशतगर्दी का शिकार हुए, और हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपने आर्म फोर्सेस को कि वो जो है हमें और अपने इस मुल्क की सरहद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हकीकत है। और बाकी ये कि आपकी अपनी मुसफ़त ये कि आप पहले दिन घर में स्पेंड किया आपने, उसके बाद फिर बाहर निकलते हैं दूसरे दिन हम आपस में मिलते हैं और वो कोई ख़ास हमारा नहीं होता चूँकि काम का लोड इतना ज़्यादा होता है। तो ईद की छुट्टियों में हमारी कोशिश ये होती है कि आपस में मुलाकात करें। अच्छा, एक बात और भी है, लॉयर भी हैं, तो क्लाइंट जो इनको फ़ोन करके तंग भी करता होगा कि जैसे ही ईद की छुट्टियां ख़त्म हो तो भाई वो हेयरिंग के लिए टाइम जो है सेट है आपने कोर्ट में भी जिसने भी मुबारकबाद कर किया आड़ में यही पूछा कि नेक्स्ट डेट कब है आपके, यानी कि हेयरिंग का डेट कब है आपके। तो मेरे ख्याल में आपकी जो 3 दिन की छुट्टियां होती हैं वो बड़ी बेचैनी से गुजरती होंगी। नहीं, सैटरडे वाले दिन जो है, जो एक दिन जो फर्स्ट छुट्टी थी, उस
जिन भी ऑफिस बंद था मगर 11-12 लोग घर पर आए। घर पर आए तो कंसल्टेंसी होती होगी ना सारी चीज़ें। कंसल्टेंसी तो नहीं, बस लोगों को सुकून मिलता है वकील के पास आने। अल्लाह अकबर मतलब कि तो चले, ये अच्छी बात है कि देखिए मेरा जो तरीका है ना वो ये है कि सर्विस इंडस्ट्री में आप जो है ना हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। बिल्कुल आपके पास जो लोग हैं वो खुशी से नहीं आते बिल्कुल। वकील और डॉक्टर के पास। अगर आप बोलेंगे कि जी मैं मसरूफ हूँ और मैं जब ऑफिसर था तब भी मैं सारे फोन कॉल उठाता था जब से सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जी बिल्कुल नोन अननोन नंबर सारे। उससे ये होता है कि आपको ना प्रॉपर फीडबैक आता है कि कोई परेशानी में, कोई डिस्ट्रेस में। फिर कराची के जो लोग हैं, जो एक्चुअल जो ओरिजिनल कराची के लोग हैं, वो नौकरियों में थोड़े से कम है तो बेचारे इनका वाली वारिस लोगों का कम होता है। तो हम कोशिश ये होती है कि लोग अनजाने लोग पे फ़ोन करते हैं कि भाई ये मसला हो गया, तो हम अब कोशिश करते हैं कि उनके मसाइल को लुक आफ्टर। बड़ी बात है। बात ये शाह इमाम साहब की गुफ्तगू सुनी हमने और यकीनी तौर पे मेरे ख्याल में बहुत ही हल्की बात रखी, बल्कि इससे ज़्यादा मसरूफ़ होते होंगे जो कि आपने उन्हें तस्करा नहीं किया। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि एक साबिक ब्यूरोक्रेट और बेहतरीन किस्म के लॉयर होने के नाते यकीनी तौर पे जो है आवाम जो है सबसे ज़्यादा जो इनसे इंटरेक्शन में भी रहते हैं। मैं फिर से जहाँ आफ्ताब इमाम साहब की तरफ चलता हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। भाई कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ अपने भी तो तारुफ कराएं कि ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी, और इतनी ज़्यादा मसरूफियत के बाद कैसे ज़िंदगी, मतलब ये कि 3 दिन की छुट्टियां होती हैं, इस 3 दिन की छुट्टियों में बेचैनी होती है या सुकून मिलता है? देखिए ये 3 छुट्टियाँ जो है ना, ये छुट्टियाँ नहीं कहनी चाहिए, तो हम तो उसमें मसरूफ़ होते हैं। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ ना। जो भी जैसे मैं अपने जो बात फ़ोन की, जैसे मेरा फ़ोन है वो 24 घंटे खुला होता है, रात को भी बंद नहीं करता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि रात को 3 बजे कोई मेरा दोस्त जानने वाला को मुझे फ़ोन करेगा और मैं सो रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठाऊँगा, तो उसके लिए मैं मौजूद ही नहीं। बिल्कुल लाजमी है कि अगर कभी भी कोई फ़ोन करेगा मुझे 1-2 बैल के बाद मैं उठाऊँगा। हाँ बिल्कुल। और कोई ज़रूरत है तो मैं 5 मिनट में रोड पे हूँगा। और ये हमारा मीडिया का भी यही हाल है कि मेरे भी फ़ोन 24 घंटे खुला रहता है। अब उसमें ये होता है कि नोन है अननोन जो भी है वो उठाना ज़रूर है। अब कोई गालियाँ भी बक रहा हो पीछे से तो लाइन काट दें, लेकिन उठाना ज़रूर है। लेकिन बहरहाल आप चूँकि लाइफ इंश्योरेंस से वाबस्ता हैं तो यकीनी तौर पे ये कि लाइफ इंश्योरेंस से वाबस्ता लोग जो होते हैं, मैंने देखा कि अमूमन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस भी अब हमने हेल्थ इंश्योरेंस भी शुरू कर दी है माशाल्लाह। और हमारा जो हेल्थ प्रोडक्ट है वो कितना अर्सा हो गया ये हेल्थ का जो शुरू किया? ये काफ़ी अर्सा हो गया, 10 साल पुराना हो गया है। 2-3 साल का मुझे अंदाज़ा है। और वैसे तो जो यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो तो केपी और पंजाब में और बलूचिस्तान में और 2 डिवीजन सिंध में हम वैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिससे लोग बहुत मुतमईन हैं और बहुत खुश हैं। और इंशाल्लाह सिंध में भी ये हो जाएगा। जब सिंध में हो जाएगा तो ये जो है ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होगा, पॉवर्टी एलिवेशन का बहुत बड़ा स्टेप होगा ये। अच्छा माशाल्लाह। तो ये स्टेट लाइफ जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत अच्छी तरह। भाई बचपन से हम स्टेट लाइफ ही सुनते आए हैं। जी, बाकी सारी जो है स्टेट लाइफ। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जब मैं लाहौर में मीटिंग में था तो मुझे वहाँ के जो डिवीजनल हेड थे ग्रुप इंश्योरेंस के, उन्होंने बताया कि हमारे पास क्लाइंट 50 साल पुराने भी हैं, 40 साल पुराने भी हैं। बिल्कुल। और ये जो है ना हर साल रिन्यू होता है। हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो मतलब इतनी मसरूफियात है, लाजमी बात है कि इतनी मसरूफियात है। और आपका काम जो पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है ना, लोगों को कन्वेंस करना कि इंश्योरेंस हेल्थ केयर हमारा एक शरई मसला है। हमारा एक शरई मसला है कि अक्सर जो है मुफ्ती कहते हैं, आलिम कहते हैं कि इंश्योरेंस जो है वो गैर शरई है। तो आप इस बात उसका हमने हल निकाल लिया। तकाफुत हमने शुरू कर दिया है। अगर आपको शरई प्रोडक्ट चाहिए इंश्योरेंस में, तकाफुत मौजूद है, बिस्मिल्लाह ले लीजिए। अगर आप समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस सारे नहीं है तो तकाफुल ले लें, हमारे पास सारे प्रोडक्ट। तो तकाफुल क्या होता है, उसमें क्या होता है? तकाफुल जो है वो शरई होता है, उसमें जो है ना प्रॉपर फतवा लिया गया है, और जो पैसे हैं उनको हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो शरिया कंप्लाइंट जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसमें हालात तरीके से जो तो इसको लेकिन बहरहाल पहले तो मैं ईद पे पूछ लूँ ना, फिर बाद में भी सेकंड राउंड में हम इस पे चलेंगे सारे इंट्रोडक्शन पे, इसलिए कि अभी तो इनसे कस्टम का भी पूछना है ना। कस्टम में बड़ा काम किया इन्होंने। मुझे ये बताइए कि इतनी सारी मुसीबत आपके खास तौर पर इंश्योरेंस कंपनी में मैंने देखा है कि लोगों से हर से जो है ना, वो चाहे वो छोटे तबके का हो, दरमियानी तबके का हो, बड़े तबके को, सबके साथ मुलाकातें करना, उनको कन्वेंस करना सारा। फिर 3 दिन की छुट्टियां मिलती हैं। इन 3 दिन की छुट्टियों में क्या बेचैनी महसूस होती है कि यार कोई कॉल नहीं आ रही है, कोई कन्वेंस नहीं हो रहा, कैसे गुजारते हैं? कॉल तो आती है। स्टेट लाइफ मेरा ज़िंदगी का एक पहलू है, बाकी और भी है। क्या वैसे है? मेरा ताल्लुक APR से है, IRS से है, माशाल्लाह, ठीक है ना। बड़ी मोहब्बत करते हैं, बहुत बड़ी मोहब्बत करते हैं वो सब लोग, और वो ईद पे आते हैं, ईद पे पैगाम भी आते हैं, मिलने भी आते हैं। और हमारा पुराना, आप यहाँ डिप्यूटेशन में कितने से हैं? 2 साल हो गए मुझे। 2 साल हो गए। तो कैसा महसूस करते हैं, कैसे, मतलब मुझे पता है हाउ स्पेंड योर ईद? जी हाँ। कैसे ईद? अच्छा, ये 2 पहलू बता दिए मैंने। तीसरा ये मेरा है कि मैं
रोटरी में बचपन से एक्टिव, रोटरेक्ट में और रोटरी में बचपन से 18 साल की उम्र से एक्टिव हूँ। अच्छा। कम्युनिटी सर्विस में। वहाँ पे और philanthropy बहुत और रोटरी अच्छा, रोटरी रोटरी पे का ना? 2021-22 में मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था सिंध बलूचिस्तान का। तो हम लोगों ने सिंध बलूचिस्तान में बहुत काम किया रोटरी में। और हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो है पोलियो एलिवेशन, पोलियो रेडिकेशन हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। और ये देखिए, ये हज़ारों केसेस होते थे पाकिस्तान में मंथली बेसिस पे, हज़ारों केसेस होते थे। अच्छा। तो रोटरी के और हमारे पार्टनर्स के साथ मिलकर हम लोगों ने अब रोटरी इस तरह कर दिया कि ख़त्म होने के करीब करीब हो गया है। अब दोबारा मतलब रोटरी के प्रोग्राम्स तो हो रहे हैं, लेकिन ये है कि पोलियो एरेडिकेशन पे रोटरी नहीं हो ने रहा है। बहुत काम किया है। हाँ। और इन्होंने उसके साथ जो है जो इंटरनेशनल वो जो है बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ मेलिंडा के साथ भी इन लोगों की वो पार्टनर हैं। परमिशन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है इसमें। तो हमारा ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हमने दुनिया के बच्चों से प्रॉमिस किया था कि हम जो है ना, हम पोलियो की जो बीमारी है उसको प्लैनेट अर्थ से रेडिकेट कर देंगे। अच्छा, पोलियो मैं एक ज़िमनी सवाल पूछूँ सिर्फ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे बताइए कि पोलियो पाकिस्तान से ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? क्या रीज़न है? उसकी वजह यह है कि कुछ लोग नेबरिंग कंट्रीज़ का मैं नाम नहीं लूँगा, मुनासिब नहीं होता। नेबरिंग कंट्रीज से कुछ लोग हैं जो कवर्ड नहीं हैं, पोलियो ड्रॉप्स वो लेते नहीं हैं। और मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा हुआ है कि जी पोलियो ड्रॉप्स में नुकसान होते हैं, बच्चे पैदा नहीं होते। जी मैंने पोलियो ड्रॉप्स लिए हैं, मेरे बच्चों ने लिए हैं, उनके बच्चे हुए हैं, सबने लिए हैं सबके हैं। तो इसमें कोई सारी अफवाहें गलत हैं, कोई हार्मफुल नहीं है पोलियो ड्रॉप्स। मतलब ये सियासी मसला है। हाँ, सियासी कह रहे हैं उसको। और उसको हमारे जो उलमा हजरात हैं वो भी प्रोपेगेट करते हैं कि पोलियो ड्रॉप्स लेना बिल्कुल हलाल है, इससे कोई नुकसान नहीं है। हमने, हमारे बहन भाइयों ने, बच्चों ने, दोस्तों ने लिया है, सबके बच्चे हैं, सब सेहतमंद हैं। मतलब यही है कि पोलियो हम देख रहे हैं कि अभी भी केस आ गए जनाब, सिंध में आ रहा है, पंजाब में आ रहा है, कि ये ख़त्म हो गया नहीं है। माइग्रेटरी आपकी जो कुछ आबादी है, जो माइग्रेटरी आबादी है, पॉपुलेशन माइग्रेट कर आ रहे होते हैं आपके जो है ना पड़ोस के मुल्क से। ठीक है, जब मैं ईडीओ हेल्थ था तो 42% कवरेज थी सिर्फ पोलियो की। ठीक है, और जब मैं ईडीओ बना तो मुझे पहला पैगाम ये मिला ये डीसीओ कराची की तरफ से कि मैं गवर्नर हाउस जाऊं और मीटिंग अटेंड करूं। जब मैं वहाँ गया तो मेज़ की एक तरफ जो है ये एमक्यूएम के लोग बैठे हुए थे और दूसरी तरफ जो है एएनपी के लोग बैठे हुए थे। तो मैंने मीटिंग का उसका क्रक्स देख के फिर मैंने उस खुद के गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे महीना दे दें और मैं इनके 3-3 नुमाइंदे अपने ऑफिस ले जाता हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या इशू है, आप क्यों एतराज़ कर रहे हैं पोलियो? उन्होंने कहा जो पोलियो वर्कर्स आती हैं वो उर्दू बोलती हैं और वो लैंग्वेज बैरियर है। तो मैंने फिर वो जो WHO का जो भी जिम्मेदार था स्पॉन्सर, मैंने पूछा कि भाई कितने अगर हम विड्रॉ कर लें, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है विड्रॉ हो सकता है। ये 4 गलियाँ करती हैं, जब ये विड्रॉ हो जाएंगी पोलियो वर्कर्स तो ये फिर 2 गलियाँ करेंगी। और मैंने कहा अगर सिर्फ हम पश्तो स्पीकिंग उनको दे दें तो वहाँ पे कितना कॉस्ट आएगी? उसने कहा 18 लाख। उन्होंने कहा आप पे कर सकते हो? उन्होंने कहा हम कर सकते हैं। मैंने उनको कहा कि हम आप मतलब लैंग्वेज का, मैंने कहा आप अपनी लड़कियां हमें दें, पश्तो स्पीकिंग या लड़के दें। जी बिल्कुल। और उसके बाद ये हुआ कि फिर हमने इस तरह से वो तकरीर की मस्जिद से, तो उन्होंने ही जाके उसको मौलवी को मारा। और पहले महीने में 97% हुआ, दूसरे में 99 हुआ, तीसरे में 100% कवरेज हो गई पोलियो की। ठीक। और फिर अवार्ड देने के लिए वो आए हमें कि जो है ना सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने पहली दफा, अभी जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा है उन्होंने कहा कि कोई कस्टम से कोई अफसर आया था इमाम, वो करके गया है 100%। तो अब एक तो मैं ज़रा इनसे भी पूछ लूँ ना कि भाई बात ये है कि ख़त्म हो जाएगा? जरूर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा। चलें, सब मेहनत करें तो क्यों नहीं होगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये करीब खत्म होने का बहुत करीब हो गया है और इंशाल्लाह करीब हो जाएगा। देखिए ये हज़ारों केसेस होते थे, हज़ारों, अभी चंद केस रह गए हैं। सिंध में इस दफ़ा भी मेरे ख्याल में 2-4 केसेस आ गए। अभी इस साल लास्ट ईयर केसेस बढ़ गए हैं, 100 पर हो गए हैं। लेकिन देखिए 10,000 20,000 से अब 100 पे आ गए। अच्छा, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पोलियो जो इफेक्टेड लोग होते हैं उनके लिए भी प्लान देता है? नहीं, उनके लिए प्लान नहीं है। उनके लिए प्लान नहीं है, उनके प्लान नहीं है, इसलिए कि ये तो आप देखिए ना, ये 100, मतलब अगर देखिए आप 100 केस तो आ गए, 100 के लिए क्या प्लान देंगे? प्लान से मुराद ये है कि अगर वो आपसे लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप उनको देते हैं? हम वापस आएंगे जब जैसे कोई इस तरह को लेना चाहेगा। हाँ। तो हम उसको उसमें ऐड कर देंगे। मतलब उसको इनकार नहीं करते? नहीं, इनकार नहीं करेंगे, हम ऐड कर देंगे। प्रीमियम अगर वो प्रीमियम दे रहा है तो हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे उसको, ऑफ कोर्स। ठीक, तो किसी को मना नहीं करते हम। तो रमज़ान सही गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा। रोजे पूरे अच्छे? अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी भी पूरी गई? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा मौसम भी अच्छा था। मौसम भी अच्छा था और मेरा ख्याल है कि बहुत रोज़े का पता नहीं चला। और आई थिंक सो कि पूरा महीना गुजर गया, हमें अंदाज़ा भी नहीं हुआ।
तो वैसे रमज़ानों में आपकी एक्टिविटी क्या पूरे दिन की होती है या फिर वो हाफ टाइम होती है कि सुबह 8 बजे से 1 बजे? नहीं, हम तो शाम तक काम करते रहते हैं, क्योंकि हमारे टीम्स आती रहती हैं। मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। जैसे अभी हमारे जो एजेंट्स हैं, उनकी कमीशन जानी थी, ईद से पहले देनी थी कमीशन देते हैं। तो कमीशन को वो सारे जोन से पूरे पाकिस्तान, यानी 2.25 लाख एजेंट्स हैं, उन सारे जोन से उनकी डिटेल्स लेके आना, उनकी कमीशन कैलकुलेट करना, उनको देना। हमारे आईटी वालों ने 4 दिन रात काम करके कल भी किया और आज ख़त्म किया है उसको, ताकि ईद से पहले उनको कमीशन मिल जाए। मतलब ये कि आप लोग वो वाले नहीं हैं कि सुबह 8 बजे आए 1 बजे निकल गए और उसके बाद साहिल जो बेचारा दफ्तरों में घूम रहा है कि साहब कहाँ, मतलब रमज़ान चल रहे हैं भाई, वो तो घर चले। जी, तो मेरे ख्याल में आदिल साहब बड़ी देर से हमें सुन भी रहे हैं और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब इनसे भी पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी, हाँ, आदिल रफ़ी सिद्दीकी साहब, आप भी एक सरकारी, मैं इसको ब्यूरोक्रेटी में लूँगा, माशाल्लाह आप लोग सारे ब्यूरोक्रेट, कि ईद उल फितर की जो खुशियाँ होती हैं उसको आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो? सबसे पहले बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। हम तो आए थे शाह भाई को ईद की मुबारकबाद देने। गुड, फंस गए। हमें पता नहीं था कि जो है यहाँ पे आपने ये माहौल गर्म किया हुआ है। तो सबसे पहले तो सबके लिए ईद मुबारक। थैंक यू, पूरी कौम के लिए ईद मुबारक जी। सबके लिए जी, तो ईद, जैसे आपने खुद बताया कि जो है एक शख्सियत के काफ़ी सारे पहलू होते हैं। तो एक अफसराना पहलू भी है और एक फिर जो एक पर्सन की हैसियत में होने का भी एक पहलू है। तो अगर एक खावन होने का भी है ना, एक खावन होने का भी पहलू है ना। तो अब अगर लेट्स से कि जो है नौकरी के हिसाब से बात की जाए तो उसमें यही है कि काफ़ी सारे ऐसी वो होती हैं चीज़ें जो आपको लुक आफ्टर करनी पड़ती हैं। मसलन हमारे महकमे में इस पर बहुत ज़्यादा इसरार होता है कि जो ईद से पहले तमाम मुलाजमीन की सैलरी और वगैरह जो है डिस्पर्स हो जाएं। जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, आफ्ताब भाई बता रहे थे, तो वो हमारे यहाँ भी उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है और वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी वो की जाती हैं। फिर उसके अलावा ईदगाहें और उनकी सफाइयाँ और सारी चीज़ें, इन चीज़ों को कंटोनमेंट एरियाज में, ठीक है, मुख्तलिफ बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। तो आप लोग कराची में तो मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स हैं ना, तो वो सारे सेंट्रलाइज आपके पास ही हैं? मैं जैसे आजकल मुल्तान में हूँ, तो हाँ, मुल्तान में तकरीबन साउथ रीजन इसमें आता है, जिसमें हम तमाम जो कैंटोनमेंट्स हैं उसमें सारी सफाई सुथराई, ईद की नमाज की, पेंशन्स, मसाजिद की जो उसके आसपास के सारे इलाके हैं उनकी सफाई सुथराई और लाइटिंग है और मुख्तलिफ और चीज़ें हैं, उन सबका जो है एहतमाम किया जाता है। और जहाँ तक पर्सनल लेवल की है वो तो फिर एक ही ड्रिल है जो एक घर में आप खावन भी तो है ना, एक घर में आप खावन भी तो है ना, वो तो बताएं ना, वो कैसे करते हैं? यकीनन उसके लिए तो फिर बहुत पहले से तैयारी शुरू करनी पड़ती है। हाँ, कि नए नोट भी होने हाँ, चाहिए। अरे सबसे बड़ा मुश्किल मरहला यही है, सबसे बड़ा मुश्किल मरहला यही है। तो वो भी होने चाहिए। हाँ। और कपड़ों के लिए भी, लेकिन बहरहाल जैसे अभी शाह भाई ने भी बात की और तज़किरा किया कि साथ ही साथ महज खुशी वो नहीं होती जो आप ज़ाती तौर पे मना लें, आप अपने आसपास के जो माहौल है, इलाका है, उसको देख के भी असरात लेते हैं। बिल्कुल। तो जो मुल्की हालात हैं वो इस लायक शायद अभी नहीं हैं कि जो बहुत खुशी मिल में जाए, बिल्कुल सही कहना, जो वाक़यात बलूचिस्तान में बिल्कुल। हो रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे जो मुल्की इदारे हैं वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं चीज़ों को। चूँकि आपका मुख्तारा ये जो शोदा की फैमिलीज़ होती हैं, इन शोदा की फैमिलीज़ में थे, तो इसमें कंट्रीब्यूट क्या होता है कि शोदा की फैमिलीज़ में मतलब ये कि आप लोग उनको ईद पे और खुशी के मौके पर तकारीब रखी जाती हैं? बिल्कुल रखी जाती हैं। और हाँ। उसमें कुछ स्पोर्ट्स गालाज वगैरह रखे जाते हैं, कुछ लेट्स से कि प्लांटेशन के लिए जो है स्प्रिंग की कुछ गालाज रखे जाते हैं, उसमें बुलाया जाता है सबको और सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो यकीनन है सबकी कारहाई। अच्छा, मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के लिए जो एक कॉन्शियस होती है सबसे ज़्यादा होती है शोदा की फैमिली को पे तवज्जो रखना। अपनी तो है ये, लेकिन उनकी फैमिली पर ज़्यादा तवज्जो रखना है, इसलिए उन्होंने मुल्क और कौम के लिए वो बच्चे जो कि 21 साल के, 22 साल के होते हैं, 23 साल के होते हैं, बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, 1 साल शादी हुई, लेकिन अपनी जान जो है वो कुर्बान करते हैं और ये नहीं देखते कि जनाब अली के वो पीछे जो उनके माँ हैं, बाप हैं, बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन कौम की खातिर जो है वो करते हैं। मेरा ख्याल है कि इस पर अगर ईमानदारी की बात बताऊँ ना, तो ये मौजूदा जो ईद है, जो ईद उल फितर है, वो सिर्फ उनके नाम होना चाहिए और हम और आप इतनी खुशियाँ जो मना रहे हैं, ये मेरे ख्याल है गलत कर रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिसने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी और जान से बढ़ के कोई मेरे ख्याल एक्चुअली ईद उल फितर उनके लिए है, बिल्कुल यकीनन उनकी फैमिली के लिए, ईद जो है उनके लिए है। उनके लिए। और
जितना सलाम और खराज पीछे कम है, वो कम है। बिल्कुल सही कहा। तो नोट मिल गए नए? कुछ मिल गए और कुछ जो है पुराने से अल्लाह की कसम मैंने इतनी कोशिश की, मुझे आज अभी फ़ोन आया आने से पहले कि भाई एक गड्डी हो गई है तो मैंने कहा चलो अच्छा है यार, एक गड्डी मिल गई। तो मेरे ख्याल ये बात आपने बहुत कुछ सही की कि नोटों की गड्डी ढूंढना सबसे मुश्किल काम है। और दूसरी बात एक और, कंटोनमेंट रीजन में इतनी गंदगी होती नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो सिविल एरिया में चले जा, इसलिए मेरे भाई तो रहा है ना CDG में, तो इनको तो ज़्यादा पता होगा कि वहाँ तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों के इलाकों में इतनी मतलब कि सिर्फ मैनेज करना होता होगा बस। इसमें नहीं देखिए एक चीज़ बहुत समझने की अहम है, वो ये है कि जो लेट्स से कि सैनिटेशन सर्विसेज हैं, कंजर्वेंसी सर्विसेज हैं या हॉर्टिकल्चरल सर्विसेज हैं या माहौलियाती आप कह लें जो भी है, हाँ, वो एक शहर की बेसिस पे आप देख सकते हैं, महज पॉकेट्स में नहीं देख सकते। तो यस हमारे यहाँ जो है वो हम अपने जो स्टाफ है उसको मुस्तकिल पुश कर रहे होते हैं, अंदाजा तो वो चीज़ें हैं, लेकिन ये कि उसका इफेक्ट उसी वक्त वाज़े हो सकता है जब इंटीग्रेटेड एक अटेम्प्ट ली जाए। लेकिन हाँ, जो शहरी इदारे हैं और कंटोनमेंट के इदारे हैं काफ़ी फ़र्क है उनमें यार, बहुत फ़र्क है, सफाई सुथराई। वो आपकी मोहब्बत के आपने ये इसका इजहार किया। नहीं मुझे अंदाजा है ना कि कराची में हम भी जाते हैं ना मुख्तलिफ इसमें, तो हम देखते हैं कि यार बिल्कुल आसमान और ज़मीन का फ़र्क महसूस हो रहा होता है। और हकीकत है कि आप लोग बड़े मतलब कि एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है ना सारी चीज़ों को करते हैं। नाज़रीन, ईद उल फितर का प्रोग्राम जारी है और इस ईद उल फितर के प्रोग्राम पे हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ छोटा सा वक्फा लूँगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो गुफ्तगू से जारी रहेगा, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद उल फितर की खुशियाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं डॉक्टर शहाब इमाम के घर पर। और डॉक्टर शहाब इमाम ने हमने देखा होगा कि आपने कि माशाअल्लाह कि जो उन्होंने तैयारी की है, ईमानदारी की बात बताऊँ, शहाब इमाम साहब मैं कह रहा था कि डिफेंस और क्लिफ्टन वाले लोग मम्मी पापा वाले होते हैं, तो इनके यहाँ ज़्यादातर चीज़ें बाहर से आती हैं कि वो रेडीमेड। लेकिन बहरहाल देखिए शीर खुरमा बनाया हुआ उन्होंने, बाकी सारी चीज़ें हैं, फिर इसके बाद ये शामी कबाब बनाया हुआ उन्होंने। मेरे ख्याल मेहनत की है और मैं समझता हूँ कि ईद उल फितर की यही खुशियाँ होती हैं कि ईद उल फितर में इंसान बाहर के जितनी भी चीज़ें खाता रहता है, लेकिन जो घर में जो शीर खुरमा और ये शमी कबाब की और दीगर सवैयों की जो अपनी रौनक होती है, वो रौनक जो है ईद उल फितर की खुशियों को दोबारा करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी सिलसिले में जब हम गुफ्तगू कर रहे थे इसी में एक और साहब भी जो है शहाब इमाम की मोहब्बत में ईद मिलने के लिए आ गए, तो उनको भी हमने यहाँ बिठा लिया है। तो उनसे मैं तारीफ़ कराता हूँ, उनको दिखाइएगा। ये जनाब ये आई सर्जन है, जनाब जमाल मुग़ल नाम है इनका, डॉक्टर जमाल मुग़ल नाम है इनका, आई सर्जन है ये पटेल अस्पताल में होते हैं। और लाजमी होता है डॉक्टर की ज़िंदगी आपको पता है कि कितनी मसरूफ़ होती है। तो मेरा ख्याल आपसे शुरू कर लेते हैं, इन्होंने तो अपनी सारी चीज़ें कर ली। ये माइक उठाइएगा। डॉक्टर साहब कैसे स्पेंड करते हैं ईद उल फितर को? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपको भी मुबारक। थैंक यू, पूरी कौम को मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। और ख़ास हमारी पाक फौज जो है, बेशक बेशक जो है ना बॉर्डरों पर खड़े हैं, बेशक हम लोग एक सेफ है, बिल्कुल सही। और आपका सवाल कि जी आपकी ईद कैसे गुजरती है? एक डॉक्टर की तो देखिए जी, ईद की नमाज और फैमिली के साथ जो ईद गुजरती है नॉर्मली सब लोगों की, मेरे डॉक्टर की ज़िंदगी में उसका एक प्रोफेशन भी होता है कि वो 24 घंटे अपनी एक इमरजेंसी लाइफ भी गुजार रहा है। बिल्कुल। तो अगर किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल में आती है और तो उसको उस इमरजेंसी को डील करने जाना पड़ता है। डेफिनेटली एक टीम वर्क के तहत काम किया जाता है, अगर जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो इन छुट्टियों के दरमियान भी, इवन छुट्टियों के दरमियान ओके, हम लोग ऑन कॉल ड्यूटियों पे होते हैं। ठीक है। और जब ज़रूरत होती है तो अस्पताल में पहुँचना। घर वाले नाराज़ नहीं होते? नहीं, घर वालों को तब आदत हो गई है क्योंकि उन्हें पता है वो जिस प्रोफेशन में हम लोग रहते हैं तो इसमें कोई किसी वक्त कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, तो फिर आपको जाना पड़ता है फर्स्ट। बिल्कुल। रोज़े कैसे गुजरे? रोज़े शानदार गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। अब मौसम भी अच्छा था, मौसम भी अच्छा था और मसरूफियत रहती है डेफिनेटली। मेरे ख्याल में नफलें भी सारी पढ़ ली। नफलें सारी पढ़ी, छोड़ी तो कोई नहीं ना। चल, लेकिन बहरहाल एक डॉक्टर की ज़िंदगी इसलिए कि हमारी फैमिली में भी बहुत सारे डॉक्टर हमने देखा कि कोई बहुत इमरजेंसी हुई तो चले गए, वरना उन्होंने कहा भाई इसको ये इंजेक्शन लगा दो, अभी ये दवाई खिला दो, कल सुबह देखेंगे। ऐसा भी होता है। देखिए ऐसा हर प्रोफेशन में होता है। एक सिंपल प्रॉब्लम के साथ अगर कोई आता है तो उसको वो तो सिंपली डील हो जाता है। वो जहाँ कोई ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम साथ आ रहा है, कहीं आँख में कोई इंजरी है, तो वहाँ सीनियर को जाना पड़ता है और उसके बगैर गुजारा नहीं होता। ठीक है। और डेफिनेटली जो पीछे फैमिली होती है वो अलग एक एंग्जाइटी में होती है, परेशान होती है आँख के साथ क्या होगा, विजन का क्या होगा, तो यस समटाइम जाना पड़ता है, ऑपरेट भी करना पड़ता है। तो पटेल हॉस्पिटल में आपकी कब से हैं? जी मुझे तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। तो क्या आपने किया कि क्वेश्चन पूछना था, अमूमन लोग कहते थे हार्ट है,
कि दिल की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, ठीक है जी। इसी तरह मैंने देखा कि आजकल देखने में लोगों को आंखों की बीमारियां बढ़ रही हैं, उसकी क्या वजूहत है? देखिए, आंखों की बीमारियों को हम डिवाइड कर लेते हैं। एक तो वो बीमारियां हैं जो उम्र के साथ 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 आती हैं, ठीक है, और एक वो बीमारियां हैं जो एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से आती हैं या आपके प्रोफेशनल जो है इन्वॉल्वमेंट की वजह से आ रही होती हैं। वो बीमारियां तो नहीं कहना चाहिए, उसको बस प्रॉब्लम्स कहते हैं हम, ठीक है। सिंपली आंखों में इचिंग ज़्यादा हो रही है आजकल लोगों को, ड्राई आइज बहुत हो गई क्योंकि इसका स्क्रीन का टाइम बढ़ गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं स्क्रीन टाइम के हवाले से, तो लोगों को एक इरिटेशन है, चश्मे के नंबर लोगों को आ रहे हैं, ये चीज़ें ज़्यादा देखने में आ रही हैं। और सीजन आता है तो सिंपल आई इन्फेक्शंस कॉमन जी बिल्कुल। फिर अब जैसे लोग ईद मिलते हैं, अब ईद का दिन है तो लोग ईद नहीं मिलेंगे, तो अगर किसी को इन्फेक्शन है तो ईद बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट होता है। और ईद के बाद जब जैसे भी एक नॉर्मल लाइफ में हम जाते हैं हॉस्पिटल में, तो बेशुमार मरीज ऐसे आ रहे होते हैं जिन लोगों को सिंपल आई इन्फेक्शन होते हैं, ये इसी वजह से होता है, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं या रेड आई कहते हैं। तो ये ईद में बड़ा कॉमन होता है और ये बड़ा स्प्रेड करता है क्योंकि ये हाईली कंटेजियस होता है, तो लोग गले मिलते हैं या हाथ मिलाते हैं, तो ये कॉमन चीज़ होती है। चलिए डॉक्टर साहब की जो आपकी अपनी है कि खावन भी तो है ना, खावन भी तो हैं, तो खावन भी है माशाल्लाह, वालिद भी हैं, बेटे भी हैं, वही मैं कह रहा हूँ। तो घर वाले तो बड़े मतलब कि वो जाते होंगे कि यार छुट्टियों में भी बाबा जो है वो अस्पताल जा रहे हैं, नहीं होता उनको पता है कि प्रोफेशनल लाइफ है उसमें क्या होता है। चाहिए मैं वापस आता हूँ शाह इमाम साहब की तरफ। शाह इमाम साहब हमारे मेज़बान हैं और मेज़बान का हक ज़्यादा होता है बात करने का ना, कहते हैं कि शाह साहब ये बात है, आप कस्टम में भी रहे, कस्टम के हवाले से और ये बिहार एक चूली दालान का साथ है, क्या सूरत हाल है कि अभी जो गवर्नमेंट कह रही थी कि कस्टम में या बिहार में जो भी उनको नए पॉलिसी से लेकर आ रहे थे उसमें उन्होंने बहुत सारे कंप्यूटराइज किया, फिर उसमें एक हौच पौच भी हुई। आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी इकनॉमी जो है वो कस्टम के जो महकमा है उसका कितना किरदार है पाकिस्तान की इकनॉमी को बूस्ट देने में? देखिए, कस्टम्स का तो बहुत ज़्यादा उसमें है रोल, और अभी जो टीम है खासतौर पे जो कराची में बैठी हुई है जिसमें जमील नासिर है, जी जी जी, चीफ कलेक्टर हैं, उन्होंने एक नया निज़ाम इंट्रोड्यूस कराया है फेसलेस का, और उसमें ये है कि जो क्लीनिंग एजेंट्स और जो इम्पोर्टर्स हैं वो अब अप्रेजिंग ऑफिसरों के साथ राब्ते में नहीं आ पा रहे, और अब उसके बाद जो स्टेप 2 है उसका फेज़ 2 जिसको कहते हैं उसको भी उन्होंने लॉन्च किया है, और कैमरे लगे हुए हैं एग्जामिनर्स को क्यों, और टैब पे वो रियल टाइम पे एग्जामिनेशन हो रहा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम मिस डिक्लेरेशन हो और कम से कम जो है रेवेन्यू का जो लॉस है उसको बचाया जाए। जैसे इंटरनेशनल जो तौर पे जी 14 दिन के अंदर जो कंसाइनमेंट को क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तकरीबन 14 दिन के अंदर नहीं, 24 घंटे के अंदर नहीं, जो उसमें बता रहे थे कि हमारे यहाँ 14 घंटे के लग रहे हैं, हमारे यहाँ 14 दिन लग रहे हैं, 14 दिन लग रहे हैं, जबकि आम तौर पे जो है इसे 48 आवर तो 72 आवर में हो जाना चाहिए। अभी सिस्टम नया है, उसमें बग्स हैं, और बल्कि मेरे ख्याल में मिस रिपोर्टिंग हुई है, ऐसा नहीं है, लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं। जिन लोगों को अपने डिक्लेरेशन और मिस डिक्लेरेशन को ऊपर नीचे कराना होता है वो उनको मेरे ख्याल में मुश्किलात हैं, अदरवाइज तो ये जो लोग ठीक हैं, ग्रीन वाले जो चैनल के लोग हैं उनके लिए तो बहुत फैसिलिटेशन का काम हो रहा है, और जमील नासिर ने और राशिद लंगड़ियाल ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़बरदस्त टीम है। तो आप समझते हैं कि कस्टम की अपनी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की बूस्ट देने में काफ़ी बिल्कुल, कस्टम्स और इनकम टैक्स दोनों मैं शुरू दिन से ये कहता हूँ कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसकी जो 2 सर्विसेज हैं, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और ये अपना रोल पूरा अदा करती हैं। सारा प्रॉब्लम ये है कि जो रेवेन्यू ब्लीड होता है वो प्रोविंशियल साइड पर होता है, जहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए हैं, जहाँ एक्सपेंडिचर होता है। आप हमें टारगेट देते हैं 1 ट्रिलियन का, आप हमें देते हैं 10 ट्रिलियन का, आप देते हैं 100 ट्रिलियन का, वो हम पूरा करके देते हैं आपको। वो जिस तरह से भी होता है वो टारगेट मीट हो जाता है। उसके बाद जो उसके एक्सपेंसेस हैं, क्या वो पैसे लगते हैं, क्या वो रोडें जो बननी है वो बनती हैं, क्या दवाई नहीं बनती, कुछ भी नहीं होता। तो एक्सपेंडिचर साइड पे सारा ब्लीड हो जाता है ना, सारा जो हेमरेज है, जो रेवेन्यू लॉस है, इट इज एट द एक्सपेंडिचर साइड। जो कलेक्शन साइड है, अच्छा पूरी दुनिया को एफबीआर के पीछे लगा देते हैं कि भाई एफबीआर ये कर रही है, वो कर रही है, कुछ नहीं तो खुद आके हेड बन के बैठ जाते हैं उस इदारे के। भाई उसके प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं, एक सब स्पेशलिटी है, उसके अपने लोग ट्रेन हुए हैं 35-35 साल के, उनको बिठाओ। मगर जो है वो अगर आपने चीजों को सही करना है तो फिर आपको राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगाना पड़ेगा। और एक से एक काबिल आदमी कस्टम्स और इनकम टैक्स में है, फॉरेन ट्रेंड है, फॉरेन क्वालिफाइड है, दे शुड बी पोस्टेड एट सेंसिटिव स्लॉट्स। जैसे जमील नासिर को इन्होंने लगाया है, एक्सेप्शनली जबरदस्त ऑफिसर है,
और जो है आपका राशिद का भी अच्छा एक्सपोजर है, और फिर एक मुश्तबा पराचा है जिसने पीएचडी की हुई इकोनॉमिक टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक्स में, वो घर पे बैठा हुआ है। मतलब राइट मैन राइट प्लेस नहीं है, ज्यादातर इसी इशू ही है ना सबसे। तो उसकी वजह से फिर आपकी चीजें खराब होती हैं। एफबीआर का जो रोल है वो बहुत पॉजिटिव है। वो अगर लीड भी होता तो कितना भी लीड होता होगा, 10%, 20%, 80% जो जमा करके दिया उसका क्या होता है, वो तो पूरा का पूरा दायरा होता है। वैसे सुना मैंने बस मौजूद के साथ कि कस्टम वालों की ईदें बहुत अच्छी होती है। जी ज़ाहिर है, मतलब रॉयल सर्विस है तो अच्छी तो होगी। जी जनाब आफ्ताब भाई के मुझे बताइए ना कि आप अपना कोई एक्सपीरियंस बताएं, कोई वाकया बताएं स्टेट लाइफ के हवाले से, ईद के हवाले से, कुछ खुद भी बताएं ना, कोई जरूरी थोड़ी मैं सवाल करूं। माइक उठाइए। इकोनॉमी में भी बता सकते हाँ इकोनॉमी में बता दें। देखिए जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं अब ज़्यादातर बात करूँगा कम्युनिटी सर्विस की। नहीं गवर्नमेंट सर्विस की भी बात करें ना कि हाँ, आप वो लोग भी करेंगे जी। किरदार अदा कर रहे हैं ना मुल्क की तरक्की के लिए। मेरा अपना करें डॉक्टर भी कर रहा है, डॉक्टर साहब भी तो कर रहे हैं, मैं मुल्क की बताऊँ तरक्की के लिए। स्टेट लाइफ देखिए की बात करता हूँ मैं आपसे। स्टेट लाइफ जो है ना बहुत ही प्रॉफिटेबल इदारा है। ये जब मैं आया तो मुझे बहुत खुशगवार सरप्राइज़ मिला कि अभी उन्होंने 27 बिलियन हमारी मार्केट डिवीजन ने 27 बिलियन का प्रीमियम जमा किया है, जो रिकॉर्ड कायम किया है। हमारे 71% जो है ना मार्केट शेयर स्टेट लाइफ के पास है और ह्यूजली प्रॉफिटेबल है। और यहाँ का जो माहौल है ना, यहाँ का जो इकोसिस्टम है बहुत पसंद आया मुझे, जिसमें करप्शन बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है। वो ये है कि ये पैसा जो है ना बेवाव यतीमों का पैसा है, ये कल्चर है। और जो रूल्स रेगुलेशन यहाँ बनाए हुए हैं, जिन लोगों ने स्टेट लाइफ बनाई थी उन्होंने बनाए, बहुत अच्छा ऐसे तरीके से काम कर अच्छा रहे हैं। एक साल अगर किसी ने प्रीमियम नहीं जमा कराया, सपोज कि एक साल उसने प्रीमियम जमा नहीं कराया, तो फिर उसकी पॉलिसीज पे क्या फर्क पड़ता है? नहीं वो ख़त्म नहीं होती, खत्म ख़त्म नहीं चांस होती। देते हैं, खास वो बिगड़े वाला उसूल तो नहीं है ना चांस कि देते हैं। एक किस जमा नहीं कराया तो उसने फ्लैट ही कैंसिल कर दिया। लेट फी चार्जेस होते हैं। हम उसमें भी हम जहाँ देखते हैं कोई ज़रूरतमंद है केस टू केस बेसिस पे, वो भी हम कम कर देते हैं। कौम को क्या पैगाम देंगे कि इंश्योरेंस की तरफ आए? कौम को पैगाम देंगे कि हर बंदा जो कमाता है वो लाजमी आए। वो उसको चाहिए कि अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करवाए और इंश्योरेंस करवाए, ताकि अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, कोई अपाहज हो जाए या दुनिया से चले जाएं, तो उनकी फैमिली की कफालत हो सके। आपकी सबसे ज़्यादा मशहूर जो कामयाब जो है वो एक्सीडेंट पॉलिसी है। एक्सीडेंट पॉलिसी जो है ना जो हादसा वगैरह होते हैं सारी कामयाब लोग ज़्यादा सारी की सारी। बाकी ये कि आपने तकाफुल का अच्छा वो बता दिया कि जनाब अली की लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से कि शरई तौर पे जो अमूमन लोग कहते थे कि हराम है, लेकिन बहरहाल आपने तकाफुल का बताया, तो ये भी एक अच्छी बात है कि लोगों को पैगाम जाएगा कि जनाब। और हम बाकायदा प्राइवेट इदारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम भी लेके आ गए जो बहुत ज़बरदस्त है। जब लोगों को पता चलेगा तो वो जरूर लेंगे। नहीं होगा आप लोगों की तरफ से कोई कंपेनिंग की मतलब की कमी है कि लोगों को अवेयरनेस देने के हवाले से जो थोड़े वो हमने शुरू कर दिया। हमारे जो अभी जो शुएब जावेद हुसैन साहब जब से वो चेयरमैन थे, अभी CEO बने, उन्होंने शुरू कर दिया है। बहुत बेहतरी आई है, काफ़ी बेहतरी आई है। और हमारी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। अभी अवेयरनेस आना शुरू हो गई है और अब देखिएगा चंद सालों में ये जो हमारा जो पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस की पूरे पाकिस्तान लेवल पे बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी लोएस्ट है हमारे रीजन में, मुल्क दुनिया में, और ये बहुत अच्छी बेहतर हो जाएगी। नहीं मैं तो खुद भी इस बात का कायल हूँ कि होना चाहिए अच्छा। और मेरा ख्याल है कि लाइफ इंश्योरेंस की जो है काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। और मेरा ख्याल है कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, खास तौर पे हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने काम किया। अच्छा, इसलिए मैंने कहा ना कि न्यू जुबली के हवाले से तो मीडिया में ज़्यादा है कि मीडिया में सबसे ज़्यादा जो अगर इंश्योरेंस होता है वो न्यू जुबली की टाइम से होता है, ये हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग सबके न्यू जुबली से ही। तो मैं वैसे कहता हूँ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पूरा KP का प्रोविंस, पूरा पंजाब का प्रोविंस, पूरा बलूचिस्तान का प्रोविंस और 2 डिवीजन सिंध की कवर्ड हैं। पूरी पॉपुलेशन कवर्ड है। और अब प्राइवेट इदारा के लिए भी हमने शुरू कर दिया है। और यहाँ भी हम इंग्रेस कर रहे हैं। और आप चंद सालों में देखिएगा कि स्टेट लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ भी मार्केट लीडर इंशाल्लाह हो जाएगा। इसलिए कि हमारे जो हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जो टीम है एक्चुअल साइंसेस के जो लोग यहाँ हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग है। इसलिए आपके इंश्योरेंस का सबसे ज़्यादा डॉक्टर बैठे हुए हैं यहाँ पे। जी माशाल्लाह इतनी फीसें होती हैं यार, इतना एक्सपेंडिचर होता है कि एक आम आदमी के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि स्टेट लाइफ तो आप देखिएगा हेल्थ इंश्योरेंस में भी हम लोग मार्केट लीडर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब इसको थोड़ा सा अवेयरनेस दें पब्लिक में। हमने शुरू कर दिया, बिल्कुल शुरू कर दिया। आज साहब क्यों खामोश बैठे हैं? मैं बिल्कुल खामोश नहीं हूँ, मैं तो आपके गुफ्तगू सुन रहे हैं। अच्छा नहीं चले, कोई ईद का कोई वाक़या सुना दें, या ईद पे आप बचपन में कैसे गुजारते थे, जवानी में कैसे गुजारी और अब कैसे गुजार रहे हैं? ईद तो देखिए
वो इसलिए आज हम ईद के अलावा कोई बात नहीं करना चाह रहे। हाँ, ये सबसे अच्छी हाँ। बात यही है। तो ईद पे यही है कि मतलब है कि खुश रहें और खुश रखें वाली बात है। बचपन में जो ईद मनाते थे, बचपन में ईदें जमा करते थे और फिर ईदों के लिए दोस्तों सबसे साथ मिलके जो है वो कहीं पे घूमना फिरना या हाँ। जो है कुछ चीजें खा उसके लेना उसके बाद जवान आए, फिर अपने जो के उसके बाद भी काफ़ी आप फन करते होंगे। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि आजकल एक अलमिया ये भी हुआ है कि लोग खुशियाँ खुशियों की तरह नहीं मनाते और ना गम में वैसे गमगीन दिखते हैं जैसे कि दिखना चाहिए। ना शुक्रे लोग हैं हम लोग। नहीं, ये भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा। ये कि वो हालात वाकयात मेरे ख्याल में जहनों पे इतने सवार होते हैं कि जो है वो आप ना खुशी में मुकम्मल तौर से खुश बना दिख दो, पाते बिल्कुल सही और, कह रहे हैं। ना अभी जैसे ये शीर खुरमा सामने रखा हुआ है, आप खाने की हमें खुशी नहीं दे पा रहे कि हम जो है नहीं, मैंने बाउंड किया हुआ है, जब तक गुफ्तगू कंप्लीट नहीं होगी खैर कोई नहीं खाएगा। इसलिए कि शाह इमाम साहब ने इतनी मेहनत से मोहब्बत से बनाया है तो उसको कैमरे में पूरा कैप्चर होना चाहिए। जी। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ असल खुशियाँ होती है, छोटी छोटी खुशियाँ। तो अगर हम वो छोटी खुशियों में खुश नहीं हो रहे तो कोई बड़ी खुशी हमें खुशी नहीं दे अच्छा, उसके बाद आप प्रोफेशनल लाइफ में आ गए। प्रोफेशनल लाइफ में तो अब कितनी तब्दीली आई वो बचपन की, जवानी की, और फिर उसके बाद? देखिए, उसी हिसाब से जिंदगी के मुख्तलिफ जो अदवार हैं उसमें आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं उसी हिसाब से। जैसे मैं अभी आपसे अर्ज कर रहा था कि एक जो कैंटोनमेंट होता है वो एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है। बिल्कुल सही। तो उसमें महज फिर आप अपनी तरफ नहीं देख रहे होते, अपने जो मुलाजमीन हैं जो सुबह शाम मेहनत करके कैंटोनमेंट को सजा रहे हैं या साफ रख रहे हैं, बिल्कुल। उनकी केयर रखना, फिर जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उस इलाके के जो रहने वाले हैं उनकी केयर रखना, और फिर अपने घर की तरफ भी देखना और अजीजों की तरफ भी देखना। तो ये मतलब घर की तरफ तवज्जो कम हो जाती है, ज़्यादातर तो प्रोफेशनल लाइफ की बढ़ तरफ जाती है बढ़ जाती है ना, उधर घर की तरफ तवज्जो कम हो जाती है। आप की मतलब जहतें मुख्तलिफ हो जाती हैं कि जिस तरफ आप देखते हैं। तो उसमें ये कि बहरहाल लेकिन ये कि आपको खुशी महसूस होती है कि अगर आप किसी और के चेहरे पे जरा सी भी एक मुस्कुराहट ला पाए। तो उसमें मैं ये एक शायद बात मजीद ऐड कर सकूं कि लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो दो तरफा ही है। मतलब जैसे आपने सफाई की बात की थी, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा रोल अवाम का भी है। सबसे बड़ा रोल ही अवाम का ही है। हम लिटरिंग को अवॉइड करेंगे, अगर हम जो है अपने घर के लट से आसपास को सिर्फ सीधा रख लें, तो आप जरा अंदाजा लगाएं कि अगर हर एक घर वाला अपनी इंफरादी जिम्मेदारी पूरी करे, महसूस करते हुए अपने सिर्फ घर के सामने को सीधा रख ले, तो इसी तरीके से साथ वाला भी रख लेगा और उससे आगे वाला भी रख लेगा। एक पौधा लगा दे, दो लगा दे, उसको पानी दे लिया करे। तो अगर हम इंडिविजुअल अपनी इंफरादी अगर जिम्मेदारियां पूरी कर लें तो मेरा ख्याल है इज्तिमाई जो है ना खुशियाँ वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं। कैंटोनमेंट एरिया में और सिविल एरिया में एक थोड़ा फ़र्क ये है कि आपके यहाँ जज़ा और सज़ा है, आपके यहाँ जज़ा सज़ा है, सिविल में जज़ा सज़ा नहीं। मिसाल के तौर पर कचरे का डब्बा पड़ा हुआ है लेकिन कचरा उसमें नहीं फेंकेंगे, कचरा नीचे फेंकेंगे, तो इसमें ये है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, ये थोड़ा फ़र्क है। भी मिलके हाँ, हाथ में लाना पड़ेगा इदारों के साथ, अदरवाइज यकतरफा जो है कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा। चाहे वो सफाई सुथराई है या इवन आप ट्रैफिक को देख लें कि अब जो उल्टी साइड से आने वाला जो मामला है वो बजाय इसके कि उसको रोका जाए वो उल्टे लोग रेगुलेट कर रहे हैं। अभी जो मलीर में जो हादसा हुआ था, मियाँ भी बेचे हुए थे, तो उसमें भी टैंकर रॉन्ग वे ही आ रहा था, रॉन्ग वे आ रहा था, ये सामने आया। मेरा ख्याल है कि नाज़िम यहाँ पे छोटा सा वक्फा लूँगा, वक्फा लेने के बाद दोबारा आएंगे तो डॉक्टर साहब की तरफ जाएंगे। ईद उल फितर के हवाले से जो है हमारी गुफ्तगू जारी है और शाह इमाम साहब का घर है, ये हमारे मेज़बान हैं और ये तमाम हम सब लोग मेहमान हैं और शीर खुरमा भी ठंडा हो रहा है, तो इसलिए मैं हम छोड़ देते कि शीर खुरमा भी खाएं। लेकिन एक छोटा सा वक्फा लूँगा, वक्फा दोबारा हाजिर होंगे, फिर डॉक्टर साहब की तरफ चलेंगे। वेलकम नाज़िम, हम ईद उल फितर के प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहे हैं जनाब शाह इमाम साहब के घर पे, और मैं बार बार शाह इमाम साहब को बोल रहा हूँ कि ये मेज़बान है, हम मेहमान हैं। और चूँकि ये प्रोग्राम अब आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम की तरफ चढ़ रहा है, तो मैं सबसे पहले जो डॉक्टर जमाल साहब से ये पूछना चाहूँगा, मुग़ल साहब से, कि एक जुमला बताया लोगों ने, बड़ा ज़बरदस्त जुमला था ये कि लोगों को आंखें दिखाओ तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन आपको लोग आंखें दिखाते हैं तो आप नाराज़ तो नहीं होते? नहीं, नाराज़ नहीं होते लोग, तो हमें आंखें दिखाने के लिए पैसे दे के यानी कि आप पैसे दे के आंखें दिखा सकते हैं, आप कह सकते हैं। तो ये सरकारी अफसरान हमारे, तो मतलब ये है कि नाराज़ हो जाएंगे अगर बिना पैसों के हमने दिखाया तो? नहीं, आप तो कभी भी आके दिखा सकते हैं यार। मैं आप हमारे भाई हैं, आप बेहतरीन डॉक्टर हैं, आप मुझे इसे इतना बता दीजिए कि आपके पास जो मरीज़ आते हैं वो कैटेगरीज कहते होते हैं कि मतलब बहुत अमीर होते हैं, दरमियाने होते हैं, बहुत देखिए मरीज नीचे दर्जे के आ रहे होते हैं, आप किसी को भी उसके हुलिये से जज नहीं कर सकते। नहीं, मतलब फीस से तो कर सकते हैं ना, कोई कहता है कि मैं दे सकता हूँ, कोई कहता है मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकते, उसका एक सिस्टम, एक निज़ाम है हमारे यहाँ।
कि वो ज़कात फंड से वेलफेयर। हुआ के देखा हाँ। जाता है, और फिर भी अगर नहीं होता तो एक हमने अपना पर्सनल असूल बनाया हुआ है कि जो अस्पताल आ गया तो सिर्फ पैसे की वजह से उसको नहीं लौटाते कि जी हम नहीं देखें, उसको जाने नहीं देना है, मतलब उसको देखते जरूर है। मतलब उसको जाने नहीं देना है जो आगे घुस गया। डॉक्टर की जिंदगी में सिर्फ पैसा ही नहीं, नेकियां भी होती हैं, तो आप उसमें अपनी नेकियां कमा लें। नहीं, हमारे निजी हॉस्पिटल जो जितने भी हैं उनमें ज़्यादातर ये एक थोड़ा सा परसेप्शन है। एक परसेप्शन ये है कि आप क्या कहते हैं कि पैसे कमाने का जरिया है निजी अस्पताल ज़्यादातर पर, तो एक परसेप्शन है, तो इस परसेप्शन को कैसे आप मतलब डिनाई करेंगे? देखिए, पैसा तो मुकद्दर की चीज़ है। अगर आपको ये यकीन है कि आपका पैसा आपके पास चल के आएगा तो फिर आप पैसे के खातिर ना गलत एडवाइस देते हैं और ना गलत ऑपरेशन करते हैं, ना गलत ट्रीट करते हैं। तो अगर आपका ये ईमान है और ये आपका माइंड बना हुआ है तो फिर आप रिलैक्स रहते हैं। आपकी रोजी जो है वो कहाँ से कैसे चल के आपके पास आती है तो ये तो आपको नहीं पता। अच्छा चलें, मैं चूँकि हम एंड पे चल रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन के हवाले से आवाम को क्या पैगाम देंगे कि क्या प्रिकॉशन करें कि जिसकी वजह से आँखों की मर्ज में कमी आए? देखिए, जनरली आजकल जो एक सिचुएशन है कि लोग जो है स्क्रीन टाइम लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया है और वो नहीं समझ पा रहे होते कि उसकी वजह से उनकी आंखों में ड्राइनेस होती है, जलन होती है, कॉमन बात है, और आंखों में दर्द, इवन सर में दर्द, और सम टाइम वो बहुत ज़्यादा फोटोफोबिक हो जाते हैं कि लाइटें भी उनको चुभ रही होती हैं, सम टाइम नाइट ड्राइविंग उनको इश्यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक जनरल सा एक स्टेटमेंट है कि जी अपना स्क्रीन टाइम को कम करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, नींद को पूरा करें, अपना मील सही लें, सही टाइम पे लें। और ये जो एडवाइस है ये सबके लिए, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, जो स्कूल गोइंग किड्स हैं उनके लिए भी, और जो ऑफिस गोइंग उनके लिए भी। याद साहब आप ले लीजिए ज़रा माइक, आप आखिरी पैगाम दे दीजिए कि आप मुल्क और कौम को क्या पैगाम देंगे जो दहशतगर्दी हो रही है, ये इस दहशतगर्दी के हवाले से क्या पैगाम देंगे कि आवाम को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आवाम को जो है बहुत ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। एक जो कोई भी मोहल्ला होता है, पुराने ज़माने में जिस तरीके से बुजुर्ग, सबके बुजुर्ग होते थे, पंचायत निज़ाम होता थी, कोई भी बड़ा हाँ, है वो सबके लिए बड़ा होता था, हाँ, बिल्कुल, और सब उसकी जो है वो इज्जत करते थे। तो उसी तरीके से जो मोहल्ले की वॉच सिस्टम है ना, वो स्ट्रांग होने की जरूरत है। जो इलाके के एल्डर्स हैं उनको अपना रोल प्ले करने की जरूरत है, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन लेवल होना चाहिए जिससे आप इस मसले को मेरे ख्याल। जी सर जी, आफ्ताब भाई आप जल्दी से माइक उठाइए और आखिरी पैगाम दीजिए कि हुकूमत या आवाम क्या करें, मतलब कि इंश्योरेंस की तरफ आएँ और कैसे रब्ता करें, आपके कौन लोग हैं, जल्दी से आखिरी पैगाम दीजिए। 2 मिनट। दो पैगाम, एक तो ये है कि जो भी ब्रेड अर्निंग है, हेड ऑफ द फैमिली, चाहे वो खातून है या मर्द है, वो अपने फैमिली का इंश्योरेंस ज़रूर कराएं, और लाइफ इंश्योरेंस पे कराएं और हेल्थ इंश्योरेंस पे कराएं। इससे आपको बहुत बेहतरी होगी और आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा। इसमें आपकी फैमिली है ना प्रोटेक्ट हो जाएगी, अल्लाह करे, ये इंशाल्लाह। ये आप ज़रूर करवाइए। ये एक सर्विस है जो स्टेट लाइफ प्रोवाइड कर रहा है और बाकी इदारे जो इंश्योरेंस वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इंश्योरेंस, अपने आप को इंश्योरेंस ज़रूर कराइए। दूसरा मैं पैगाम ये दूंगा कि जो पोलियो ड्रॉप्स हैं वो हेल्थ के लिए मुज़िर नहीं है, इससे कोई बीमारी नहीं होती, इससे बच्चे भी इसके पीने के बाद ये बच्चों पैदा होने की सलाहियत खराब नहीं होती, सेफ़ हैं। ये हमने भी यूज़ किए हैं और आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग इसको रजिस्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि आपका बच्चा अल्लाह ना करे अगर पोलियो इफेक्ट हो गया तो अपाहज हो जाएगा सारी उम्र के लिए, इसका इलाज नहीं है। तो आप लोग सब अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप ज़रूर दें ताकि ये मोहलिक बीमारी दुनिया से नेस्त नाबूद हो जाए। बिल्कुल सही करें। शाह साहब आप तो मेज़बान है ना, आप क्या कहना चाहेंगे, जल्दी से बताएं कि आप हम लोगों को या आवाम को क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं आवाम को कहूँगा कि साबित कदम रहें और जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, उसके शर से बचें, और ख़ास तौर पे वो भी व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स जो मुल्क से बाहर बैठ के फितना बर्पा कर रहे हैं और उनके फरेब से दूर रहें और फितना और खराज के साथ अपने पाक आर्मी का साथ दें, उनके साथ खड़े हों और फरेब में बिल्कुल ना आए उन लोगों के जो मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि हम ऑन कैमरे भी देखें, हम उठा लेते हैं और मेरा ख्याल है कि हम सर्व करते हैं। और नहीं, आप बैठें, कुछ चीज़ें मेहमानों को भी करने दें। मेरा ख्याल है कि हम ईद मेरा ख्याल ईद की सेलिब्रेशन हम शुरू कर देते हैं। और नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हम ईद उल फितर का प्रोग्राम कर रहे थे और मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा ये जो शीर खुरमा की तरफ सबके जो वो बन रहा है ना, क्या कहते हैं,
मुंह में पानी आ रहा है। तो हाँ, आपने सबसे पहले ले, मेरा ख्याल है कि शीरखोमा के हम देख रहे हैं और मेरे ख्याल में इसी के साथ ही आइए शुरू कीजिए सर, लेना शुरू कीजिए। और हम आप लेते हैं। आप, मेरा ख्याल है कि शाह साहब को एक दफ़ा दोबारा मैं मुबारकबाद दूंगा कि अल्लाह ताला उनको खैर बरकत दे कि उन्होंने अपने घर बुलाया और इतनी ज़बरदस्त लोगों से मिलवाया आपने। नहीं मतलब ये कि खाना पीना अपनी जगह होती है, लेकिन जिन खूबसूरत लोगों से मिलवाया ना, खूबसूरत लोगों से मिलवाया, मैं अप्रिशिएट आपको इस बात पे करूँगा सबसे ज़्यादा। और मैं समझता हूँ कि ये ईद उल फितर का प्रोग्राम यकीनी तौर पे आप भी देखेंगे और मेरी तरफ से दोबारा पूरी कौम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हों हम तमाम मेहमानों की जानिब से। और हम फिर दोबारा किसी और इवेंट में दोबारा मिलेंगे उस वक्त।